ये देख लेते हैं कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू नोट, और वो पॉइंट्स क्या हैं? यस, वो पॉइंट्स ये हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज lactic acid or lactate is produced in the mammalian skeletal muscles due to anaerobic respiration। ठीक है, समझ में आई बात? अब ये कन्वर्शन कैसे होती है? आफ्टर एक्सरसाइज या when the person rests just after exercise, so what happens when the person rests just after the exercise? Lactic acid or lactate diffuse diffuses out of the muscle cells into the blood and is carried by the blood to the liver। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के वक्त पे लैक्टिक फर्मेंटेशन हो रही है मैमेलियन मसल्स के अंदर, या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है जिसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है या लैक्टेट बन रहा है। ठीक है, अब ये तब हो रहा था व्हेन द पर्सन वाज एक्सरसाइजिंग। अब एक्सरसाइज करने के बाद ऑब्वियसली यू रेस्ट, तो कोई भी एक्सरसाइज करता है, इवन कोई भी भागता है, तो फिर रेस्ट पे तो आता है ना। तो जैसे ही वो रेस्ट पे आते हैं तो क्या होता है कि ये जो लैक्टिक एसिड है या लैक्टेट है, ठीक है, एक ही बात है, लैक्टिक एसिड भी कह सकते हैं, लैक्टेट भी कह सकते हैं। दिस डिफ्यूजेस आउट ऑफ द मसल सेल्स इनटू द ब्लड, यानी मसल सेल से निकल के लैक्टिक एसिड ब्लड में आ जाती है। ठीक है ना? क्योंकि एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात क्या है कि बेसिकली ये जो लैक्टिक एसिड है ये पायरुवेट पे कन्वर्ट तो हो सकती है, यानी लैक्टेट कैन बी कन्वर्टेड टू पायरुवेट बट नॉट इन द मसल सेल्स। यानी मसल सेल्स में पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्जन होता है, ठीक है, लेकिन लैक्टेट पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होता, मसल्स के अंदर नहीं होता। ठीक है, यानी लैक्टिक एसिड या लैक्टेट मसल से बाहर आ जाता है, और वो इसलिए आ जाता है, जो मेन रीजन है वो ये है कि लैक्टिक एसिड की लैक्टेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है ना मसल सेल्स के अंदर, तो वो मसल से बाहर डिफ्यूज होकर ब्लड में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो यूजुअली जो लैक्टिक एसिड होता है या लैक्टेट होता है ये मसल के अंदर बनता तो है फ्रॉम द पायरुवेट, बट मसल के अंदर ये लैक्टेट कन्वर्ट नहीं होता पायरुवेट के अंदर। अगर इस लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट होना है तो दिस लैक्टेट मस्ट गो टू द लिवर। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये? तो क्या होता है कि जब हम रेस्ट पे आते हैं तो व्हाट हैपेंस व्हेन द पर्सन रेस्ट जस्ट आफ्टर एक्सरसाइज, lactic acid or lactate diffuse out of the skeletal muscle cells into the blood and is carried by the blood to the liver। फिर क्या होगा? The liver cells convert lactic acid back to pyruvate using oxygen। यानी अगर आपको कन्वर्ट करना है लैक्टिक एसिड को पायरुवेट में तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा कैसे? ये तो मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया। यानी अगर हम पाथवे को देखें तो व्हाट वी कैन सी, यस गाइस, व्हाट वी कैन सी, फॉरवर्ड रिएक्शन में पायरुवेट इज गेनिंग। यस, फॉरवर्ड रिएक्शन में पायरुवेट जब लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन को नोटिस करो, पायरुवेट इज बीइंग कन्वर्टेड टू लैक्टेट, ठीक है, एंड पायरुवेट इज गेनिंग हाइड्रोजन। तो अगर लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट होना होगा तो इट हैज टू लूज हाइड्रोजन, राइट? ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, फॉरवर्ड रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन हो रहा है जब पायरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्जन हो रही है। जब लैक्टेट से पायरुवेट में कन्वर्जन होगी तो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस। एक मिनट रुकना गाइस।
यस, तो लैक्टेट से पायरुवेट में कन्वर्जन के लिए लैक्टेट शुड लूज हाइड्रोजन, एंड ये हाइड्रोजन कौन पिकअप करेगा? कौन पिकअप करेगा ये हाइड्रोजन? हाइड्रोजन पिकअप कौन करता है? एनएडी। और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रिड्यूस एनएडी में। तो फिर ऑक्सीजन क्यों चाहिए? यानी जब पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करना था, समझ लो गॉड से, कि अगर मैं एक सिंपल यहाँ पे एक स्टेप बनाऊं कि पी फॉर पायरुवेट एंड एल फॉर लैक्टेट, सिंपल बनाऊं, तो पायरुवेट जब लैक्टेट में कन्वर्ट होता है तो रिड्यूस एनएडी किसमें कन्वर्ट होता है? एनएडी के अंदर। ऐसा ही है ना, क्योंकि पायरुवेट हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, रिड्यूस एनएडी से हाइड्रोजन ले लेता है और लैक्टेट बनाता है। जब रिवर्स रिएक्शन होगा तो क्या होगा? उल्टा होगा ना, कि एनएडी शुड बी कन्वर्टेड टू रिड्यूस एनएडी। ऐसा ही है ना, क्योंकि लैक्टेट से हाइड्रोजन कौन लेगा? लैक्टेट से हाइड्रोजन एनएडी लेगा। लैक्टेट को अगर पायरुवेट पे कन्वर्ट होना है तो लैक्टेट को अपने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, तो वो एनएडी लेकर रिड्यूस एनएडी बना देगा। सिंपल है, रिवर्स प्रोसेस हो गया। पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा था तो पायरुवेट रिड्यूस एनएडी से हाइड्रोजन ले रहा था। अब लैक्टेट पायरुवेट पे कन्वर्ट हो रहा है तो लैक्टेट एनएडी को हाइड्रोजन दे रहा है और पायरुवेट पे कन्वर्ट हो रहा है, और एनएडी रिड्यूस एनएडी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ से आई? मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है कि भाई लिवर सेल्स कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड को वापस पायरुवेट में यूजिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या रोल है यहाँ पे? ऑक्सीजन कहाँ से आई? यस गाइस, कैन समबडी आंसर मी? पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करना था तो रिड्यूस एनएडी चाहिए था। पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है रिड्यूस एनएडी और खुद कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस एनएडी इनटू एनएडी। अब लैक्टेट से पायरुवेट में कन्वर्ट करना है, उल्टा जाना है, तो एनएडी चाहिए होगा। एनएडी कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस एनएडी में और लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑक्सीजन कहाँ से है यहाँ पे? ऑक्सीजन का क्या रोल है? यस गाइस, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन ओवर हियर? हम ये क्यों कहते हैं कि लैक्टेट को पायरुवेट में ऑक्सीजन कन्वर्ट करती है? हमें तो ये कहना चाहिए ना कि लैक्टेट को पायरुवेट में एनएडी कन्वर्ट करता है। तो व्हाई डू वी से ऑक्सीजन कन्वर्ट करती है? यस गाइस, व्हाई डू वी से इट? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ओके, वेरी गुड। एरज ने क्या बोला? एरज ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि ऑक्सीजन होगी तो एनएडी होंगे। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जो एनएडी है ना, एक्चुअली एनएडी ही कन्वर्ट करेगा लैक्टेट को पायरुवेट के अंदर, लेकिन ये एनएडी आएगा कहाँ से? ये आएगा ऑक्सीजन की वजह से। कैसे? कि जैसे ही ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाएगी तो क्या होगा? इट विल एक्ट एज अ फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलना शुरू हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन चलना शुरू हो जाएगी तो रिड्यूस एनएडी विल बी कन्वर्टेड टू एनएडी एंड एनएडी अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो ऑक्सीजन ही चाहिए बेसिकली। लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल है। तो ऑक्सीजन क्या करेगी कि वो एनएडी को अवेलेबल कर देगी सेल के अंदर, यानी रिड्यूस एनएडी जितने भी उनको कन्वर्ट कर देगी एनएडी के अंदर, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन शुरू कर देगी। और जब एनएडी अवेलेबल हो जाएंगे तो वो लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसमें ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन regenerates NAD by restarting oxidative phosphorylation। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होना चाहिए? यानी लैक्टेट से पायरुवेट कन्वर्जन हो गया ना, तो अब होगा क्या इसके साथ? पायरुवेट के साथ क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द लैक्टेट
and lactate is converted to pyruvate. This is occurring in the liver cell. ठीक है ना? So what will happen to this pyruvate? In the liver cell. Pyruvate जो है it can go in two different pathways. यानी lactate जितना भी liver के अंदर आया था वो convert हो गया pyruvate के अंदर. Now pyruvate can go into two different pathways. कौन से pathway में जा सकता है pyruvate? Yes. Can you guys tell me? पायरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? Pyruvate can be converted to carbon dioxide and water. And वो कैसे होगा? When pyruvate enters the aerobic respiration. यानी pyruvate aerobic respiration में कैसे enter होगा? Obviously pyruvate will enter into the mitochondrion. ठीक है? समझ में आ रहा है concept? Pyruvate will enter into the mitochondrion and enter into the link reaction. फिर link reaction से Krebs cycle से oxidative phosphorylation. तो ये aerobic respiration हो गई ना? Pyruvate can enter into aerobic respiration and provide energy. सही है ना? क्लियर हो गई सारी बातें? यानी जब पहले हमें सिर्फ 2 एटीपी मिले थे ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन से सिर्फ हमें 2 एटीपी मिले थे, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया था और पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया था, तो सिर्फ हमें 2 एटीपी मिले. ठीक है ना? अभी जो पायरुवेट है ना, दिस कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी ये फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्ट ले सकता है और 34 एटीपी हमें और दे देगा, क्योंकि सॉरी 36 एटीपी हमें और दे देगा. वैसे तो 38 टोटल बनते हैं ना, तो हमें तो सिर्फ 2 मिले थे एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से. अब ये 36 और दे देगा और दिलवा देगा आपको, क्योंकि टोटल 38 बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के. यानी 34 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से दिलाएगा, 2 क्रेब्स साइकिल से दिलाएगा, 36 एटीपी और दिला देगा पायरुवेट. या दूसरा पाथवे क्या हो सकता है? पायरुवेट जो है इट कैन एंटर द लिंक रिएक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि पायरुवेट एंटर्स द एरोबिक रेस्पिरेशन. अच्छा, ये कहाँ होगी? लिवर को, यानी एनर्जी लिवर को मिलेगी, मसल को नहीं मिल रही. ठीक है ना? मसल से तो लैक्टेट आ गया लिवर के अंदर. उसके अलावा और क्या हो सकता है? Pyruvate can be converted back to glucose, and then this glucose can convert into glycogen and stored in the liver. ठीक है? समझ में आई बात? So what is the process of converting pyruvate into glucose? Yes guys. अगर pyruvate से glucose बनाना हो तो ये क्या होगा? It's reverse glycolysis. Glycolysis को reverse कर दो. ऐसा ही है ना? यानी glycolysis बिल्कुल reverse में जाएगी. सही है? ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, पायरुवेट से ग्लूकोज बनेगा तो ग्लाइकोलाइसिस रिवर्स जा रही है. और ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. सही है? समझ में आ गई बात? तो पायरुवेट कैन टेक 2 पाथवेज. तो लिवर पायरुवेट को एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेगा या पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन के अंदर. सारी बातें क्लियर है? ठीक है. तो कैन यू टेल मी द परसेंटेजेस कि कितना परसेंट पायरुवेट एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, कितना परसेंट पायरुवेट ग्लाइकोजन बनाएगा?
So you guys do remember that 20% of the pyruvate enters aerobic respiration, यानी वो लेवर उसे अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेता है, जो लेवर को एनर्जी चाहिए होती है। 20% इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्योंकि लेवर के पास ऑलरेडी बहुत सारे पायरुवेट पहले से ही मौजूद हैं। यानी लेवर ऑब्वियसली लेवर खुद भी एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा होता है, ठीक है ना। तो लेवर के पास ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी है, बस वो थोड़ी सी एनर्जी से लेता है। इस तरह याद रख लेना, ठीक है। जबकि 80% पायरुवेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन के अंदर। अच्छा, ये पायरुवेट कहाँ से आ रहा है? दिस पायरुवेट कम्स फ्रॉम द लैक्टेट एंड लैक्टेट कम्स फ्रॉम द मसल। तो आप ये भी कह सकते हो कि 20% लैक्टेट इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी आप ये कह सकते हो कि जो टोटल लैक्टेट था जो मसल्स के अंदर बना था, उसका 20% एरोबिक रेस्पिरेशन में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना ली, और उस लैक्टेट का 80% ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। आप लैक्टेट भी यूज कर सकते हो क्योंकि दिस जो पायरुवेट है यहाँ पे वो लैक्टेट से ही आ रहा है ना। क्लियर हो गई सारी बातें? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है इस सब में? यस गाइस, एनी प्रॉब्लम? यस गाइस, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर पेपर में सवाल आए, एक्सप्लेन वाई एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस a lot more ATP। कितने एटीपी प्रोड्यूस करती है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू anaerobic respiration? यस गाइस, क्या लिखेंगे इसका आंसर? क्या लिखेंगे कि एक्सप्लेन व्हाई एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अ लॉट मोर एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन? क्या आंसर लिखना चाहिए इसका? यस, व्हाट शुड बी राइट इन द आंसर? यस, in aerobic respiration oxygen is present
so oxidative phosphorylation occurs, and oxidative phosphorylation produces the most ATP. याद रहे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा एटीपी सेल के अंदर किस प्रोसेस से बनते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से। तो अब ये बताओगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोड्यूसेस द मोस्ट एटीपी। ठीक है, फिर आप ये भी बताओगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की, ठीक है, या ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। सही है ना, हम ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली ग्लाइकोलिसिस अकर्स। yielding 2 ATP per glucose molecule। ठीक है, आपने बता दिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होती, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होता है। और आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि लैक्टेट एंड इथेनॉल still contain a lot of energy। यानी क्या मतलब है, मुझे बताओ इसमें से कौन से पॉइंट समझ में आ गए और कौन से समझ में ना नहीं आए। जो पॉइंट समझ में नहीं आया ना वो मैं समझा दूं। पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट आई गेस क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर है, सब समझ आ रहा है। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है उसमें लैक्टेट और इथेनॉल के बारे में मैंने लिखा है ना, तो लास्ट पॉइंट का मतलब ये है कि लैक्टेट और इथेनॉल को फर्दर ब्रेक डाउन होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो रहे ना, इसलिए हमें कम एटीपी मिल रहा है। उनके अंदर स्टिल काफी एनर्जी मौजूद है, जो निकलनी चाहिए थी वो निकली नहीं। सही है ना, दिस इज, इसके इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ग्लूकोज इज नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। एक ही बात है। ठीक है, दैट्स इट। ओके, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मैमेलियन मसल्स एंड ऑक्सीजन डेट। अब ऑक्सीजन डेट क्या होता है? सम स्टूडेंट्स कॉल इट ऑक्सीजन डेप्थ। ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है डेट। डेट का मतलब उधार। तो ऑक्सीजन डेट को डिस्कस करने के लिए वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस दिस ग्राफ, क्योंकि हम इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे तो ही हमें ऑक्सीजन डेट समझ में आएगा। तो ये ग्राफ आपकी बुक से ही मैंने लिया है, एंड दिस इज अ वेरी गुड ग्राफ। तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस ग्राफ। यहाँ पे 3 फेजेस हैं। कौन कौन से फेजेस हैं? यस गाइस, अब तुम लोग सब इस एक्सप्लेनेशन को बहुत गौर से सुनना, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज वेरी डीप, वेरी वेरी डीप। तो बार बार सुन, मैं रिपीट करूंगा इसको, और तुम बहुत गौर से सुनना इसको। ठीक है तुम सब। तो कितने फेजेस हैं यहाँ पे? देयर इज रेस्ट व्हेन द पर्सन इज रेस्टिंग, देयर इज एक्सरसाइज व्हेन द पर्सन इज एक्सरसाइजिंग, एंड रिकवरी का मतलब क्या है? कि रेस्टिंग आफ्टर एक्सरसाइज। तो 3 फेजेस हैं, रेस्ट, एक्सरसाइज और रिकवरी। अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम रेस्टिंग, तो मैं एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन की अमाउंट इनहेल कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर ऑक्सीजन की अमाउंट इनहेल कर रहा हूँ। तो वाई एक्सिस पे क्या है? ऑक्सीजन अपटेक लीटर्स पर मिनट या डीएमक्यू पर मिनट। एक ही बात है कि एक मिनट में मैं फॉर एग्जाम्पल कितने ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे ऑक्सीजन अपटेक है। तो जब मैं रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑक्सीजन की अपटेक कर रहा हूँ। कितनी अपटेक कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इट इज 0.2 लीटर्स पर मिनट या डीएमक्यू पर मिनट, इतनी मैं अपटेक कर रहा हूँ।
ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? क्योंकि ऑब्वियसली आई एम ब्रीदिंग इन, आई एम टेकिंग इन ऑक्सीजन, एंड इतनी ऑक्सीजन में जो है इतने लीटर्स ऑक्सीजन 0.2 डीएम क्यूब लीटर, डीएम क्यूब या लीटर ऑक्सीजन मैं 1 मिनट में इनहेल कर रहा हूँ व्हेन आई एम रेस्टिंग। ठीक है, तो अब भी मुझे बताओ कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम इनहेल क्यों करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑब्वियसली। तो अभी मैं जितनी ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ रेस्ट पे, वो मेरे लिए काफी है। यानी क्या मतलब है कि देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स। व्हाट आर दोज कॉन्सेप्ट्स? एक होता है ऑक्सीजन डिमांड और एक होती है ऑक्सीजन सप्लाई। तो ऑक्सीजन डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू मीट एनर्जी डिमांड्स बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है एनर्जी डिमांड्स मीट करने के लिए बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी अगर मैं सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, आई एम नॉट गोइंग फॉर एन एरोबिक रेस्पिरेशन, मैं सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन ही कर रहा हूँ सिर्फ मैं, और मुझे सिर्फ उससे ही एनर्जी मिल रही है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं रेस्ट पे हूँ और मेरी जितनी भी एनर्जी डिमांड्स हैं वो कौन पूरी कर रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन पूरी कर रही है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए होगी? ऑक्सीजन। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, मुझे फॉर एग्जाम्पल चाहिए 100 किलो जूल्स एनर्जी, तो उसके लिए एरोबिक रेस्पिरेशन का जो रेट रिक्वायर्ड है, सही है, वो ऑक्सीजन पूरी करेगी जो मैं इनहेल कर रहा हूँ। यानी क्या मतलब है, इसको मैं वापस एक दफा समझाऊं कि जब मैं रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उतनी ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ जितनी मेरी डिमांड है। तो ना ऑक्सीजन डिमांड यही होती है कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ और रेस्ट पे मुझे जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी के मुताबिक मेरी ऑक्सीजन डिमांड होगी। वापस इसको मैं एक दफा बता रहा हूँ, आई एम रेस्टिंग, ठीक है, एंड मुझे एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी मुझे एरोबिक रेस्पिरेशन से ही चाहिए। बॉडी चाहती है कि एनर्जी जितनी भी दे वो एरोबिक रेस्पिरेशन से ही दे, बॉडी यही चाहती है ना, ठीक है। तो मैं रेस्ट पे हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और बॉडी चाहती है वो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से मिले, तो बॉडी उसके हिसाब से ऑक्सीजन इनहेल कर रही है। यानी बॉडी इतनी ऑक्सीजन इनहेल कर रही है कि वो ऑक्सीजन इतनी एरोबिक रेस्पिरेशन कर दे कि मुझे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो मिल जाए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू मीट द एनर्जी डिमांड्स बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है सारी बातें यहाँ पे या नहीं? ऑक्सीजन सप्लाई क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट अ पर्सन inhales। सही है ना? तो अभी मैं रेस्ट पे हूँ और मेरी ऑक्सीजन डिमांड कितनी है? समझो, आई एम एट रेस्ट और मेरी ऑक्सीजन डिमांड कितनी है? 0.2 डीएम क्यूब पर मिनट, मेरी डिमांड इतनी है। क्यों? क्योंकि इतनी ऑक्सीजन अगर मिलेगी तो ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एरोबिक रेस्पिरेशन से जितने भी एटीपी मिलेंगे वो मेरी एनर्जी डिमांड को पूरी कर देंगे। ठीक है, समझ में आई बात? जितनी आपकी ऑक्सीजन डिमांड होती है वो ऑक्सीजन डिमांड एनर्जी डिमांड के हिसाब से होती है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये? कि जितनी एनर्जी आपको चाहिए होगी, जितनी आपकी एनर्जी डिमांड होगी उसके हिसाब से आपकी ऑक्सीजन डिमांड होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होगी और एटीपी बनाएगी और आपकी एनर्जी डिमांड पूरी कर देगी। तो रेस्ट पे समझो मेरी डिमांड ये है, दिस इज माई ऑक्सीजन डिमांड, एंड सप्लाई कितनी है? सप्लाई भी इतनी है, क्योंकि ये ग्राफ किसका है? ग्राफ सप्लाई का है। ये जो ऑक्सीजन अपटेक है ना, ये क्या है कि कितनी ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो। तो समझो डिमांड और सप्लाई इक्वल है। तो जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है तो क्या होता है? जितनी मेरी डिमांड है उतनी मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, तो मेरी बॉडी को एनारोबिक रेस्पिरेशन करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। यानी जितनी मुझे एनर्जी चाहिए, सही है,
उतनी मेरी बॉडी मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। और कैसे प्रोवाइड कर रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन से, क्योंकि उसके हिसाब से ऑक्सीजन आ रही है ना। जितनी मेरी एनर्जी डिमांड है उसके हिसाब से मेरी ऑक्सीजन डिमांड है, और जितनी मेरी ऑक्सीजन डिमांड है उसके हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई भी मिल रही है। तो सारी एनर्जी मुझे मिल रही है, और मिल रही है एरोबिक रेस्पिरेशन से। नो नीड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो जब भी ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड इक्वल होती हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये पूरा? कि whenever oxygen demand and oxygen supply are equal, there is no need for anaerobic respiration. तो यहाँ पे जब मैं रेस्ट कर रहा हूँ तो रेस्ट पे क्या हो रहा है? What is occurring at rest? Oxygen demand जितनी है मेरी, that is equal to oxygen supply. So there is no anaerobic respiration, there is only aerobic respiration. यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया?